टेंशन में से मैं गुजरा हूँ या गुजर रहा हूँ, तो आप लोगों को भी तो टेंशन थोड़ी सी जानी चाहिए। सर हमें डिप्रेस हो रहा है। अच्छा चलें, ये रेजन बेस्ड फिलिंग मटेरियल्स को शुरू करते हैं जी। आज कोशिश करें कि इसको खत्म करने, क्योंकि इसकी 181 स्लाइड्स है। यल्ला खैर सर, आज खत्म करेंगे। स्टार्ट से आप लोगों के लिए शुरू किया था, ठीक है जी, कि ये रेजन बेस्ड फिलिंग मटेरियल जो है हमारे शुरू क्यों हुए। तो there are two major driving forces for introduction of these resin based filling materials. First was the deficiencies of silicate restorative materials, because they have many major disadvantages. So to overcome these disadvantages and deficiencies of silicate materials, which were like erosion, brittleness, acidity, and moisture sensitivity, resin based filling material or restorative material were developed. Secondly, polymer technology is advanced and developments were made in this technology which produced resins. These resins can be cured and readily cured at mouth temperature, as we have studied in impression materials, with the aid of pigments and fillers which resembles the natural tooth in appearance. क्लियर हुई बात ये सारी कि हमने ये क्यों किया। सारे फिर सो जाते हो आप। यस सर, ओवरकम द डिफिशिएंसीज। ठीक है ना जी, दोबारा है दोबारा। यस सर। इसमें दोबारा वाले बेटा, ये मुझे एक समझ नहीं आती। एक तो ये आपके पास स्लाइड पड़ी हुई है सामने, दूसरा मैंने तो समझ नहीं बोल आती, क्या करूं। अब इसमें दोबारा पूरा बोलने की बजाय आप मुझे वो पॉइंट बताएं जो आपको समझ नहीं आया। इसमें क्या दोबारा बताऊं, मुझे बताएं। इसे कुछ समझ ही नहीं है तो क्वेश्चन क्या करे सर। खैर 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 जी। नहीं सर, छोड़ दे, बस इन सबको मसला है, छोड़ दे। नहीं नहीं, आप बताएं आपको क्या चीज इसमें समझ नहीं आई। उम्र बता दो। उम्र हुआ है सर, खपकी का मार्क में लगाओ। सर एक बात की भी मुझे समझ नहीं आई। आप क्या सो रही हैं? नहीं सर, यहीं पर बैठी हुई। तो फिर इसमें मुझे बताएं ना। इसमें तो सिर्फ दो बातें मैंने की हैं कि दो मेजर ड्राइविंग फोर्सेस थी। एक ये था सिलिकेट सीमेंट जो था हमारा, उसके अंदर प्रॉब्लम्स थी लाइक इरोजन, ब्रिटलनेस, एसिडिटी और मॉइस्चर सेंसिटिविटी की। दूसरे नंबर पे जो पॉलीमर टेक्नोलॉजी थी वो हमारी उसमें डेवलपमेंट हुई और रेजन बन गए। और वो वाले रेजन थे जो कि माउथ टेम्परेचर के ऊपर या एम्बिएंट टेम्परेचर के ऊपर वो क्योरिंग हो जाती है जिनकी। ठीक है जी। उसके अलावा हम इसके जो फिलर वगैरह इसमें डाल सकते हैं जो कि नेचुरल टूथ के साथ उनकी अपीयरेंस बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है, उसकी एस्थेटिक बड़ी जबरदस्त हो जाती है। तो इसमें क्या चीज ऐसी है कि जो आपको समझ नहीं आ सकी इतनी देर में मैंने जो बढ़ाई? ठीक है सर। अच्छा जी, नाउ सेकंड, फर्स्ट मटेरियल वाज द एक्रेलिक रेजन्स। एक्रेलिक रेजन कौन से हैं ये भी हम पढ़ चुके हैं अगर ज़हन में हो तो। यूज्ड इन डेंचर कंस्ट्रक्शन, जो हमने डेंचर बनाने में वो जो पिंक कलर का बनाया था, तो उसके अंदर हमने बताया भी था कि जो हमारा डेंचर का जो ये एक्रेलिक रेजन है ये हमारा ट्रांसपेरेंट होता है, इसके अंदर हम कलर डालते हैं। तो अनफिल्ड एक्रेलिक रेजन जो है उसको क्या हुआ, इट वाज सुपरसीडेड बाय अ मायरिड ऑफ कंपोजिट मटेरियल। अब आगे कंपोजिट मटेरियल। कंपोजिट मटेरियल क्या होते हैं? जिसमें हेट्रोजीनियस ब्लेंड्स होते हैं, ठीक है ना। एक्रेलिक के अंदर अब कंपोजिट आ गया। कंपोजिट में मुख्तलिफ चीजें मिली होती हैं। जैसे इसकी सिंपल मिसाल आप ले लें, जैसे चिप्स आप लोग घरों में कराते हैं तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के वो चीजें मिली होती हैं। छोटा दाना भी होता है चिप्स का, बड़ा दाना भी होता है, ठीक है ना। वो आपने देखा है ना चिप्स, उसमें वो मिक्स करके उसको yes, तो ये इसकी
जो चिप्स के जो दाने हैं आप इनको फिलर समझ लें, और जो सीमेंट है उसके अंदर जो डाला जाता है वो हमारा रेजन है। ठीक है जी। सर ये फेक आयशा मीना के नाम से सर आईडी आई है। चलो आयशा, आयशा मीना। ये सारे जो है इतने ज्यादा उसमें आ जाते हैं हमारे पास। चली गई है सर है ना? एक मिनट सर चेक यस सर। हाँ नीचे चेक करने दे एक मिनट, यहाँ पे हैंग ही हो गया। चले। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ जी, हेट्रोजीनियस ब्लेंड था ऑर्गेनिक रेजन और इनऑर्गेनिक फिलर का। रेजन जो था हमारा वो ऑर्गेनिक नेचर का होगा, और फिलिंग जो होंगे हमेशा हमारे इनऑर्गेनिक के होंगे। ऑर्गेनिक फिलर भी हो सकते हैं हमारे, लेकिन वो है नहीं। अगर वो होगा तो वो फिर हमारा ट्रू कंपोजिट हो जाएगा, एक ही चीजें। लेकिन अगर वो अलग अलग मटेरियल हो जाते हैं तो फिर इसमें फिलर इनऑर्गेनिक हो जाता है। तो ये जो ब्लेंड थे इसके अंदर पाउडर और लिक्विड होते थे, अब हमारे पास वो चीज नहीं आ रही है। ठीक है जी। पाउडर कंटेन्स बीड्स ऑफ, जी बीड्स कौन सी हमने पहले पढ़ चुके हैं एक्रिलिक। पॉलीमेथैक्रिलेट। जी। पॉलीमिथाइल मेथैक्रिलेट। पॉलीमिथाइल मेथैक्रिलेट की। और साइज जो है वो लेस देन 50 माइक्रोन मीटर। और फिर उसके अंदर वही केमिकल इनिशिएटर था जो कि हम कहते होते थे कौन सा पेरोक्साइड जी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं था। हाइड्रोजन नहीं था। हाँ, अल्फा। एक इनिशिएटर होता था जो कि पेरोक्साइड होता था, साथ में पिगमेंट होते थे। और लिक्विड में मोनोमर के अंदर एक केमिकल एक्टिवेटर होता था जो कि टर्शरी अमाइन होता था। एन क्या होता था? एन डाइमिथाइल पी टॉलवर्डिन। एन डाइमिथाइल इनिशिएटर पी क्या होता टॉलवर्डिन। था? इनिशिएटर कौन सा होता था? चले, व्हाइट येलो या ब्राउन कलर जो है हम उसके अंदर यूज करते हैं, क्योंकि हमने टूथ कलर के साथ होता है। तो टूथ में यही तीन कलर्स आते हैं, व्हाइट येलो और ब्राउन को साथ मिक्स करते हुए शेड्स बनते हैं। और सेटिंग रिएक्शन जो होता है वही हमारा फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन है जो हम पहले पढ़ चुके हैं सारे के साथ। ठीक है जी। नेक्स्ट जी, कलर स्टेबिलिटी के लिए क्या होता है? अमाइन जो हमने यूज करते हैं एज अ क्या एक्टिवेटर, वो क्या होते हैं? यूजुअली अनकंज्यूम्स रह जाते हैं सेटिंग रिएक्शन में। और वो जो थे, नाम आपको अच्छी तरह से याद है, एन डाई मिथाइल पी टालविडीन या टालविडीन। और कलर स्टेबिलिटी जो होती है इसकी फिर उससे क्या होती है, ये बहुत ही ज्यादा पुअर होती है। तो इस पुअर के लिए फिर हम, और खास तौर पे जो पुअर होती थी वो अल्ट्रा वायलेट लाइट के अंदर होती थी। ये हम पुरानी इसकी तारीखें पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। तो इसमें क्लियर से ब्राउन की तरफ चली जाती थी। और अल्ट्रा वायलेट का जो इनिशिएटर होता था वो कुछ और होता था, अगर आपके ज़हन में हो तो। फिर सर हमने वो बेंजाइल पेरोक्साइड, जी बेंजाइल वो पेरोक्साइड भी था और एक और भी था ना। चले आहिस्ता आहिस्ता आगे आते उसमें तो हैं। सनलाइट सर, उसमें तो लाइट होगा, यूवी क्यूड में तो लाइट होगा फिर। जी जी। तो अब अल्ट्रा वायलेट के लिए हमने ये किया कि उसमें अल्ट्रा वायलेट एब्जॉर्बर्स डाल दिए ताकि एमाइंस जो है हमारे जो हम यूज कर रहे हैं वो स्टेबल हो जाए। ठीक है जी। और अगर वो नहीं भी है तो स्टेबल अमाइंस दूसरी किस्म के हमने डालने शुरू कर दिए हैं। ठीक है जी। ताकि, और एक्टिवेटर्स जो है वो भी हमने जो है जरा दूसरी टाइप के एक्टिवेटर और इनिशिएटर उसके अंदर डाल दिए। पेरोक्साइड अल्काइल बोरेन सिस्टम जो है ये यूज किए गए पेरोक्साइड अमाइन सिस्टम की बजाय। ठीक है। ये सिस्टम वो कहते थे कि इनके साथ एक अच्छा वो है, और ये एडहेसिव प्रॉपर्टीज भी इनकी बेहतर हैं। ठीक है जी। लेकिन इनको कभी देखा जांचा नहीं गया, सिर्फ क्लेम किया गया। दूसरे जो थे वो पेरोक्साइड मरकैप्टान लिए गए, ये हम पढ़ चुके हैं। वही हमारे जो मटेरियल थे, कौन से, किस मटेरियल में हम पढ़ चुके हैं जी? सर ये मरकैप्टान मरकैप्टान तो हमने कहाँ पे बिल्कुल पढ़ा है?
सर ये तो बिल्कुल दिमाग में नहीं आ रहा मर कैप्टन। वही ना, आपका यही तो आपका दिमाग है। हम ये मर कैप्टन जो है आप लोगों को मैं बता चुका हूं, और ये इसमें वाइवा का भी क्वेश्चन है, और ये अमूमन आपके एमसीक्यू में भी आ सकता है, और ये इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा जाके आपका इंप्रेशन मटेरियल्स। ठीक है जी। उसके बाद पैरोक्साइड सल्फेनिक एसिड जो है और दूसरी प्रोडक्ट्स को यूज किया गया। सल्फेनिक एसिड जो था वो पी टालवीन सल्फेनिक एसिड था, जो कि अनस्टेबल था, जिसकी वजह से प्री मैच्योर पॉलीमराइजेशन हो जाती थी अगर वो लिक्विड के अंदर डाल दिया जाए तो। ठीक है, तो ये भी चीजें थी सल्फेनिक एसिड के लिए। फिर हमने एक नया काम किया। सल्फेनिक एसिड के लिए फिर हमने एक और काम किया। हमने क्या किया कि सल्फेनिक एसिड के साल्ट को पाउडर में डाल दिया लिक्विड की बजाय। ठीक है जी। तो उससे क्या हुआ, उसकी वो जो प्रॉब्लम थी वो सेट हो गई। इसी तरह थोड़ा सा मेथ एक्रेलिक एसिड जो था उसको हमने लिक्विड में थोड़ा सा डाल दिया। इसने सल्फेनिक एसिड को कन्वर्ट कर दिया किसमें, फ्री एसिड में, जब हम उसको मिक्स करते थे। अब क्या होता था, सल्फेनिक एसिड रिएक्ट उस वक्त करता था पैरोक्साइड के साथ जब एक्टिवेटर के साथ मिलता था, उससे पहले नहीं करता था। तो वो प्रॉब्लम हमारी हल हो गई। एडवांटेजेस, अब ये एक्रेलिक के एडवांटेजेस हैं, ये ध्यान में रखिएगा। एक्रेलिक रेजिन मटेरियल जो थे ये इरोजन इसमें नहीं होती थी, सिलिकेट से अच्छे थे, सॉल्युबिलिटी इनकी कम थी। बेटा ये आप कौन बातें कर रहा है? عندنا the mic mute لي शांताना please. माइक बंद कर, शांताना माइक बंद कर। सर ये दो शानदाना जान है। तो वही कह रहा हूँ ना। अब इसमें ओरिजिनल कौन सी सर चेक करने दे। ना ओरिजिनल ना खबर इशवी। अब ये दो शानदाना, इसको कहो कि कौन सी वाली है, किसको निकाले? عندنا يوز ما रेड يكمل। वाली जो है ना, रेड वाली सिर्फ ये फेक है। रेड वाली फेक? जी रेड सर। वाली फेक है? जी सर। चलो जी। सर ये इन लोगों का सर जिंदगी में कोई और काम नहीं होगा। बस बेटा ये क्या कह सकते हैं, कुछ लोग होते हैं, ये लोग भी जिंदगी को आगे चलाने के लिए बहुत अहम लोग होते हैं, इनको भी छोड़ना नहीं चाहिए। ये जिंदगी को धक्का लगाते हैं। अच्छा जी। सर ये जिंदगी को रोकते हैं। नहीं रोकते नहीं है, ये जिंदगी को तेज करते हैं। हर्डल्स जितनी भी होती है ना वो जिंदगी को तेज करने के काम आती है। अच्छा जी। लो सॉल्युबिलिटी थी ओवर अ वाइड रेंज ऑफ पीएच, मतलब चाहे आप तेजाब भी पी ले तो वो एक्रेलिक को कुछ नहीं होता, लेकिन तेजाब पीना नहीं होता। सर एक लेकिन ट्राई हम कर लोग लेते पी हैं। लेते हैं, ये जितने भी हम बेवरेजेस पीते हैं उसमें सारों में एक एसिड होता है अगर आप देखें तो। अच्छा, लेस एसिडिक होता है और लेस ब्रिटल था और थर्मल इंसुलेटर था। तो इसको गुड लिखें या ना, इंसुलेटर जो होता है वो गुड ही होता है, बैड थर्मल तो कोई भी नहीं इंसुलेटर होता। और अपीयरेंस भी कम से कम ये कुछ ना किसी हद तक उसको मैच कर जाता था। डिसएडवांटेजेस क्या थे जी? मेथ एक्रेलिक एसिड था, ठीक है जी, जो कि इरिटेंट था, ठीक है जी, जो कि सेटिंग को मॉडिफाई करने के लिए यूज होता था, लेकिन मेथ एक्रेलिक एसिड जो है ये इरिटेंट है टू द पल्प। और उसके अलावा मिथाइल मेथ एक्रिलेट मोनोमर जो है वो इरिटेंट होता है, और उसके अंदर एक सर्टेन लेवल होता है उसका रेजिडुअल जो होते हैं ना, इसको क्या कहते हैं, मिथाइल मेथ एक्रिलेट मोनोमर के जो है वो एक्रेलिक के अंदर, जो एक्रेलिक बेस्ड हमारे रेस्टोरेटिव मटेरियल थे उसके अंदर रह जाता है, और वो फिर अगेन वही इरिटेंट टू द पल्प होगा। फिर उसके अलावा मैंने आप लोगों से पहले बात किया था कि रिएक्शन इसका हाईली एक्सोथर्मिक होता है और ये अच्छा खासा टेम्परेचर को ज्यादा कर देता है, जो कि फिर पल्प के लिए
क्या होता है? हार्मफुल होता है। हार्मफुल होता है। तो इसको हम इसकी थर्मल शॉक को से पल्प मटेरियल को या पल्प आर्गन को बचाने के लिए या डेंटल पल्प को बचाने के लिए फिर हम क्या करते हैं, कैविटी बेस्ड मटेरियल जो है वो लाजमी यूज करते हैं। तो जो मटेरियल जो यूज करते हैं आज तक, सिर्फ इसमें नहीं है, मेथाइल मेथाक्रिलेट नहीं, अभी भी जो हम यूज करते हैं, अगर हमें बाजू का लाइनिंग या बेसिंग करनी पड़ती है, लाइनिंग तो लाइनिंग भी कह सकते हैं, तो वो हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही यूज करते हैं। यूजिनॉल जिसमें पड़ा हो उसको हम यूज नहीं करते, क्योंकि वो जो है सेटिंग को रिटार्ड करता है और डिस्कलरेशन को प्रोमोट करता है। सेटिंग कंट्रैक्शन हमने पहले बात की थी मेथाइल मेथाक्रिलेट में, कि उसमें जो हम हमारे जो थे क्या नाम है डेंचर बेस थे, उसमें 21% थी, तो इसमें 6% बाई वॉल्यूम श्रिंकेज होती है या कंट्रैक्शन होती है। तो अगर 6% भी 21% की तो बात ही ना करो ना। तो अगर 6% भी हो रही है तो मार्जिनल गैप उसमें हो जाता है। और मार्जिनल गैप का क्या मतलब हुआ कि जैसे ये और ये है, तो इन दोनों के दरमियान में ये मार्जिन है, ये समझें। तो ये अगर 6% का मार्जिनल गैप बन जाता है तो इसमें क्या होगा, फिर इसके अंदर फ्लूइड वगैरह Depression हर आएगी। चीज जाके फंस जाएगी। ठीक है जी। तो इसको वो कहते हैं जी कि दिस प्रॉब्लम, इसको अगर हमने पार्शियली एलिवेट किया तो क्या किया कि हम फिर कैविटीज को स्मॉल इंक्रीमेंट्स में हम वो करते हैं, फिल करते हैं। उसमें होता ही है कि हम थोड़ा इंक्रीमेंट डाला छोटा सा, उसमें क्या हुआ, वो 6% उसने श्रिंक कर लिया, फिर थोड़ा सा और डाला, उसने उसको फिल कर दिया, फिर 6% ऊपर से हो गया, फिर और डाला, उससे इसे छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स में डालेंगे तो कंट्रैक्शन जो होगी वो हमारी क्या होगी, वो जी ओवरकम हो जाएगी। ओवरकम हो जाएगी। ठीक है जी। उसके अलावा वो कहते हैं कि कंट्रैक्शन यूजुअली जो होती है वो वाल्स की तरफ होती है। ठीक है जी। तो वाल्स की तरफ होती है, तो इसके बाद वो अगर हम दूसरा वो डाल देते हैं तो वो क्या होता है, उसको फिल कर लेता है। दूसरी अप्रोच वो कहते हैं वो ये थी जी। सर सर ये मार्जिनल गैप को दोबारा से बता दें प्लीज। अच्छा जी, मार्जिनल गैप बेटा ये है कि किसी भी मार्जिन के ऊपर जो कोई गैप आएगा, जैसे अब हम ये एक टूथ है और इसके अंदर यहाँ पर हमने एक कैविटी है ये वाली, ये फिल करने जा रहे हैं। तो अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज आ जाती है, ये हमारी फिलिंग है, ये हमारा टूथ है, तो यहाँ पे अगर हमारे पास ये जो एरिया बन रहा है, ये येलो नजर आ रहा है, येलो कि नहीं, इसको दूसरा चेंज कर, येलो शायद नजर नहीं आ रहा, तो हम इसको कौन सा करें, ये वाला करके देखते हैं। ये अगर देखें ना, ये तो ये यहाँ पे ये मार्जिन जो है, अगर ये चीज इस तरफ को श्रिंक कर जाती है हमारी, ठीक है ना, तो ये जो मार्जिन होगा यहाँ पे एक गैप बन जाएगा 6% का। अब समझ आई मार्जिनल गैप, जो मार्जिन होंगे Yes, वहां पे sir. गैप आ जाएगा श्रिंकेज के साथ। सर ये रेड वाला श्रिंक करेगा, जी रेड वाला पार्ट श्रिंक करेगा, लेड वाला, रेड वाला, रेड Red, sir. कलर, सॉरी, सुर्ख कलर। हाँ हाँ रेड, ये रेस्टोरेशन तो रेड ही है ना, बाकी तो ये टूथ है ना बेटा, ये हमारा, तो ये रेड जो है ये हमने बनाया, ये तो हमारी फिलिंग मटेरियल है ना। तो फिर इसके लिए फिर उन्होंने कहा कि जी हम छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स, ये वाला इंक्रीमेंट्स पहले इतना डाल दिया, फिर इतना सा पीस डाल दिया, फिर इतना सा कर दिया, फिर इस तरह से छोटा सा एक और डाल दिया इसमें, फिर एक और इस तरह से, जैसे ब्रिक्स वगैरह समझो, तो इस तरह से हम छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स इसके अंदर डालते रहते हैं, यूं करके इधर से ये यूं, इस तरह से फिर हम फिलिंग्स करते रहते हैं छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स में। तो इसके साथ वो फिलिंग जो होती है उसके अंदर अगर कोई मार्जिनल गैप आता भी है तो वो कहते हैं वो फिल हो जाता है। दूसरे नंबर पे वो कहते हैं कि श्रिंकेज जो होती है वो वाल की तरफ होती है, मतलब इस तरफ होगी, मतलब ये मटेरियल जो है ये इधर नहीं जाएगा, इस तरफ आएगा, तो जो गैप बनेगा मार्जिनल वो इस मार्जिन के ऊपर बनेगा, ये वाले एरिया में। ठीक है, वो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया। श्रिंकेज अगर होगा तो वो इधर भी होता है, लेकिन
ये कहते हैं कि इधर से होगा। ठीक है जी, वो हम बताएंगे कि वो श्रिंकेज हम इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं कि श्रिंकेज किधर से होता है। और ये सेल्फ क्योर के अंदर हो रहा है, क्योंकि हमारा जो मेथाइल मेथैक्रिलेट बेस है ये ज्यादातर लाइट की ओर नहीं होते। हमारे एक्रेलिक के ये अपना कंपोजिट जितने मटेरियल हैं ये 2 टाइप के, बल्कि 3 टाइप के अब तो आ गए हैं। एक लाइट क्योर होता है और एक सेल्फ क्योर होता है। अच्छा जी, तो इसके साथ ये क्या होगा जी, दूसरा क्या करेंगे कि हम इस मटेरियल इस जगह पे हम जो फिलिंग है मटेरियल इसको जरा सा ओवर फिल कर देंगे, ज्यादा फिल करके यूं, और फिर इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अपना एक थंब, ये हमारा थंब बन गया। हम इसको इस तरह से थंब बना देते हैं। इस थंब के जरिए हम इसको क्या करेंगे, प्रेस कर देंगे, इसके ऊपर रख के दबा देंगे, तो स्ट्रॉन्ग फिंगर प्रेशर होगा, या उसके ऊपर कोई स्ट्रिप भी रख देंगे। ठीक है जी, मैट्रिक स्ट्रिप अगर हो तो वो ज्यादा बेहतर है, वो हम देख लेंगे। मैट्रिक स्ट्रिप आपको दिखा दूंगा, मुझे बताइएगा, याद कराइएगा आज शाम को, तो वो भी आपको दिखाने के मैट्रिक स्ट्रिप क्या होती है। उसके साथ जब हम डाल देंगे तो वो उस प्रेशर के साथ उसको ऊपर नहीं आने देगा। जैसे हमने एक्रेलिक वाली जिस वक्त डेंचर बनाए थे तो हमने एक फ्लास्क यूज की थी जिसको हमने स्प्रिंग्ड फ्लास्क कहा था, तो वो भी यही काम करती है। फिर जी कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो है वो 10 टाइम ग्रेटर देन टूथ सब्सटेंस है, ये भी ज़हन में रखें। तो ये गर्मी के साथ ज्यादा फैलेगा और सर्दी में ज्यादा सुखेगा। तो इसके साथ क्या होगा, परकुलेशन हो जाएगी फ्लूइड्स की। परकुलेशन का मतलब उसके अंदर फ्लूइड जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, तो उसके साथ रेस्टोरेशन और टूथ इंटरफेस, रेस्टोरेशन और दांत के दरमियान में जो इंटरफेस बन रहा है उसके अंदर जाने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा जी, परकुलेशन होगी तो उसके साथ फिर सेंसिटिविटी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और फिर उसके साथ सेकेंडरी केयर्स भी शुरू हो सकता है। और ये किस वजह से होगा, ये उसके कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की वजह से होगा। जब पेशेंट हमारा गर्म या ठंडी कोई चीज खाएगा तो उसके साथ साथ वो फैलेगा या सुखड़ेगा, और उसके साथ ही उसके अंदर ये प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज लो है, मॉडुलस लो है, फ्लेक्सिंग या बेंडिंग जो है वो जो है उसके साथ क्या होगा, मार्जिनल ब्रेक डाउन हो सकता है। जब एक चीज फ्लेक्स करेगी तो मार्जिन टूट सकते हैं उसमें। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लो है, हार्डनेस वैल्यू जो है वो भी क्या है, लो है इसकी। ड्यूरेबिलिटी जो है वो क्या है, हार्डनेस वैल्यू लो का मतलब क्या होगा, हार्डनेस वैल्यूज इसकी जी नंबर में अगर आएंगी तो कितनी आएंगी, सेकंड चैप्टर दोबारा पढ़ना जाके। ड्यूरेबिलिटी इसकी पुअर होती है, ये किसकी, मेथाइल मेथैक्रिलेट की, ये पुराने वाले जो हमारे रेजन्स होते थे। जब हमारी रेस्टोरेशन स्पेशली एब्रेसिव फोर्सेस के अगेंस्ट आएगी तो इसकी क्या होगी, ड्यूरेबिलिटी इतनी नहीं होगी। तो लॉस बाय वियर जो है वो इसके अंदर बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि ये मटेरियल जो है ये सॉफ्ट है। अब करंट स्टेटस क्या आ गया है, वो ये है कि एक्रेलिक रेजन्स आर नाउ रेयरली यूज्ड एज परमानेंट फिलिंग मटेरियल। अब हम इस मटेरियल को यूज नहीं करते, ये पुराना एक्रेलिक रेजन की बात हो रही थी। ठीक है जी, तो अब ठीक है, सिलिकेट से तो ये बहुत अच्छे थे, लेकिन इसकी अपने जो इतनी हमने डिसएडवांटेजेस गिनवाए हैं उसकी वजह से इनका हमारा रेगुलर यूज जो है वो हमारे लिए क्या है, मुमकिन नहीं है। ठीक है जी, लेकिन ये कहाँ पे हो रहा है, ये मैंने आपको एक चैप्टर कहा था कि आपने टेम्परेरी क्राउन एंड ब्रिज मटेरियल जो था वो आपने पढ़ना है, और मेरा ख्याल से आप में से किसी ने भी नहीं पढ़ा। तो उसके अंदर ये कहते हैं ये वाला मटेरियल स्टिल इन यूज है। अच्छा जी, कंपोजिट मटेरियल अब हमारे ओरिजिनल शुरू होते हैं। अब ये क्या है, दो डिस्टिंक्ट फेजेस नॉर्मली ब्लेंड करके हम उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने आपको बताया, जैसे चिप्स को सीमेंट के अंदर हम मिक्स करते हैं। ठीक है जी, जिनकी स्ट्रक्चर्स और प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती हैं। शंदाना जान फिर आ रही है कि नहीं, वही है शंदाना जान, हमारे पास है पहले से।
एक मिनट सर चेक करने दे। सर यहाँ पे नहीं है। नहीं है सर। चलो। अच्छा, डिफरेंट स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज जो हैं अकेले से हम जब नहीं ले सकते तो फिर हम दो चीजों को ब्लेंड कर लेते हैं, तो फिर हमारे पास एक अच्छी प्रॉपर्टीज आ जाती है। ठीक है जी। रेजन फेस और री इन्फोर्सिंग फिलर जो है ये हमारे दो मेन कंपोनेंट्स हैं, और एक तीसरा कंपोनेंट भी है, वो हम आपको बाद में बताते हैं कि वो क्या है। बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सर जरा पिछली स्लाइड करें। लें जी, पिछली स्लाइड कर दे जी। बस सही हो गया। सही हो गया, बहुत अच्छा भाई। अब बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्या करती हैं? रेजन की जो बेनिफिशियल प्रॉपर्टी ये है कि वो एम्बिएंट टेम्परेचर के ऊपर हम उसको मोल्ड करके रख सकते हैं। ठीक है जी। और पॉलीमराइजेशन उसकी कर सकते हैं एक कन्वीनियंट टाइम, शॉर्ट टाइम के अंदर। ठीक है जी। बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज जो है फिलर्स की वो क्या है? रिजिडिटी है, हार्डनेस है, स्ट्रेंथ है, लोअर वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ये आपने याद रखनी है कि फिलर की क्या है और रेजन की क्या है। अब फिलर क्या करते हैं? फिलर के साथ क्या होगा, एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन जो है कंपोजिट मटेरियल का वो उसको ये कवर कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो जो 6% हमारी कंट्रैक्शन थी वो अब बहुत कम हो जाती है। ठीक है जी। अब फिलर्स के जो इफेक्ट्स हैं वो हमारे किस किस चीज पे काम आते हैं? टाइप फिलर की शेप, फिलर का साइज और अमाउंट जो है जो हमने रेजन के अंदर डाली है, तो वो उसके साथ हमें एक अच्छा वो जो है प्रॉपर्टीज उसके हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करती हैं, टाइप, शेप, साइज और अमाउंट। और तीसरी चीज जो मैंने आपको बताई थी, रेजन होता है, फिलर होता है, या मतलब क्या इसको कहते हैं, अभी हमने इधर बात की थी, सॉरी, दो फेज है ना हमारे पास, रीइंफोर्सिंग फेज और रेजन। रीइंफोर्सिंग फेज हमारा क्या है? फिलर। और रेजन फेज क्या है? हमारा रेजन जो है। और अब यहाँ पे हमारे पास जो है कपलिंग एजेंट आ जाता है, एफिशिएंट कपलिंग। कपलिंग क्या है? जो फिलर को पकड़े और रेजन के साथ इनकॉर्पोरेट कर दे, क्योंकि फिलर जो है वो डायरेक्ट रेजन के साथ बाइंडिंग नहीं करता, वो ये दो मटेरियल्स को composite- जो बाइंड करता है। हाँ, तो वो करते कपलिंग एजेंट भी तीसरा इसके अंदर होता है। अच्छा जी। इसके बाद क्या है जी कि पार्टिकुलेट ग्लास। पार्टिकुलेट का मतलब एक पर्टिकुलर किस्म का ग्लास। ठीक है जी। फिलर्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन एक्रिलिक रेजन। तो वो जो खास तौर का पे जो ग्लास है, जो मतलब इसी के लिए यूज बनाया गया है, पार्टिकुलेट ग्लास फिलर्स, इनको हम क्या करते हैं, जिनमें ग्लास के अलावा और चीजें भी होती हैं, उसकी मेन 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। नंबर 1 इज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, उसका क्या होगा? लेस होगा। नंबर 2 सेटिंग कंट्रैक्शन को जो है ये कम करेगा। नंबर 3 जो है ये सरफेस हार्डनेस को इंप्रूव करेगा। हार्डनेस को कम नहीं करेगा, ज्यादा करेगा। ठीक है, बाकी पहली दो को कम करेगा और तीसरी वाली हार्डनेस को ज्यादा करेगा। ठीक है जी। और ये सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है ये लीनियरली फिलर कंटेंट के साथ ही मतलब डिपेंडेंट होती है। मतलब जिस तरह फिलर कंटेंट बढ़ता जाता है, ये भी बढ़ते जाते हैं लीनियरली। लेकिन ये भी ध्यान में रखें कि एक खास हद तक, लाजमी नहीं कि सारे के सारे। ये उनका ग्राफ है, वही चीजें। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जब हमारे पास 0 था तो 90 था, जब हमारे पास 50% आ गया तो ये क्या हो गया? फिलर कंटेंट जो था उसका वॉल्यूम 50% आ गया, तो ये 90% से होते होते 30 से भी 35-40 के ऊपर आ गया। ठीक है। इसी तरह सेटिंग क्या था हमारा? कंट्रैक्शन ये तकरीबन 5% ही जब हमारे पास 0% फिलर थे। लेकिन जो ही हमने इसको 50% पे ले गए तो ये फिर हमारे पास तकरीबन 3%। ठीक है जी। और सरफेस हार्डनेस हमारी, वेकर हार्डनेस जो थी हमारी 20 थी जब हमारे पास फिलर 0 था, और ये 60 से भी ऊपर चली गई है जब हमारे पास फिलर कंटेंट 50% सिर्फ हुआ है। ठीक है। तो ये लीनियर कंटेंट, सॉरी वो है क्या कहेंगे, लीनियर इसकी प्रॉपर्टीज लीनियर क्या होगी इंप्रूवमेंट। जी? प्रॉपर्टीज